हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी कक्षा 6 के अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे। जो हिस्ट्री की बुक है, इतिहास की बुक है, उसी से पढ़ेंगे कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं फूल मनी की जिज्ञासा। फूल मनी अपने घर के पास से गुजरती रेलगाड़ी को देखकर अचानक उसके मन में सवाल उभरा कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफ़र करते होंगे। वो सोचने लगी कि इतनी पुरानी बात को कैसे जान सकते हैं। तो शायद आपके भी मन में ये ख्याल उठता होगा कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग सफ़र कैसे करते हैं। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं कब, कहाँ और कैसे। आज दुनिया ने खूब तरक्की कर ली है। सड़कें, इमारतें आप देखते हैं, अलग अलग तरह के मकानात आ गए हैं। ये रातों रात नहीं हुए हैं। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज़ तक की सफ़र यात्रा एक दिन में पूरी नहीं की, बल्कि इसको प्राप्त करने में लाखों हज़ारों वर्ष लग गए हैं। हम लोग किसी एक दिन के घटना की जानकारी तो समाचार पत्र वगैरह से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत वर्ष पहले की जानकारी प्राप्त करना हो तो कैसे जानते हैं? तो उसके लिए इतिहास महत्वपूर्ण है। इतिहास से ही हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास आप देख पा रहे हैं, इतिहास 3 शब्द इति, ह और आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से। अतीत की कहानी। बीते दिनों में मानवों की कहानी का इतिहासकार कहा जाता है। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हमको आज के जीवन के बारे में समझना है तो पिछला जानना ज़रूरी है। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को जानना ज़रूरी है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उनके काम क्या थे, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था और वो उसका हल कैसे निकालते थे। इन्हीं सब के बारे में जानना है इस चैप्टर में। वे लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर की बनावट कैसी थी। उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। उनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं बल्कि निचले स्तर अब सब रुचि लेने लगे हैं इतिहास में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि इतिहास को जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। जो इतिहास के जानने वाले होते हैं इसको इतिहासकार कहते हैं। आप एक पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं और मोटी मोटी बात को नोट कर सकते हैं। जैसे इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान? ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि इतिहास को जानना क्यों ज़रूरी है। तो इतिहास जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास में हम पढ़ते हैं कि पहले के जो महान लोग थे उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, उनके शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ कर गुजरने की, अगर पिछली कहानियाँ हमें पढ़ते हैं। तो ये हो गया क्यों आवश्यक है। और लोग कहाँ रहते थे। तो जो पहले का है वो अलग अलग स्थान उनका दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। उत्तर में हिमालय पर्वत एवं ऊंची दीवार के समान उसकी रक्षा करता था। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसके पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। भारत में लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। जो नर्मदा नदी है वहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत हुई है। अभी हम मानचित्र में भी आपको दिखाएंगे कि नर्मदा नदी कहाँ पे है। अपने भोजन के लिए वे जड़ें, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। एक वर्ड इसमें आता है संग्राहक। संग्राहक उसको कहते हैं जो संग्राहक मतलब कह सकते हैं जो जंगल से फल और जंगली जो सामान है उसको खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसी को संग्राहक कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम में आप यहाँ मैप के माध्यम से देख सकते हैं गारो पहाड़ी। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मैप के यहाँ आप देख रहे हैं कि गारो पहाड़ी है, ये गारो पहाड़ी। और आप देख सकते हैं इस जगह पे सुलेमान पहाड़ी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्मदा नदी। अगर आपके पास मैप हो, मानचित्र हो तो आप उसमें देख सकते हैं। ये नर्मदा नदी है, ये गारो पहाड़ी है और ये गंगा नदी है
ये विंध्य पहाड़ी है। तो अलग अलग तरह के पहाड़ है। तो नर्मदा नदी से तट से ही क्या हुआ है, जीवन की शुरुआत हुई है। सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाइए। तो आपने देख लिया सुलेमान पहाड़ी और किरधर पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना शुरू किया। तो यहां से आप जान सकते हैं कि सबसे पहले जो खेती का शुरुआत हुआ है वो किन फसलों का हुआ है। लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं, जौ और गेहूं फसल शुरुआत में उगाना शुरू किया। और पालना क्या शुरू किया है, तो भेड़, बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया, मतलब घर में रखना स्टार्ट किया है। और आगे आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। तो आपने देखा कि उत्तर भारत में क्या था, विंध्य पहाड़ी था, जहाँ कृषि का विकास हुआ, खेती का प्रारंभ हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया। जो गारो पहाड़ी के बगल के थे वो सबसे पहले क्या उगाया, चावल का खेती किया। और आप गंगा नदी भी देखें, सोन नदी देखें, या तो आपके पास अगर मानचित्र है तो आप उसमें देख सकते हैं सोन नदी, गंगा नदी, उससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें से जानेंगे। और यहाँ एक देखो क्वेश्चन भी है कि सोचिए आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। पहले यात्रा करने का मोटिव अलग था, कुछ व्यापार के लिए यात्रा करते थे, कुछ शिक्षा और सलाह देने के लिए धार्मिक गुरु जो होते थे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे अपने शिक्षा का बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए यात्राएं करते थे। आज की लोग भी वही करते हैं, कुछ व्यापार के लिए यात्राएं करते हैं, कुछ घूमने के लिए यात्राएं करते हैं। तो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से लोग यात्राएं करते हैं। अब भारत का नाम इंडिया कैसे रहा, इसके बारे में जानते हैं। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। इंडिया शब्द का इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। संस्कृत में सिंधु कहा गया इंडिया को। आप एक एक बात को या तो नोट कर सकते हैं। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। क्या कहा, संस्कृत में सिंधु कहा और ईरानियों ने क्या क्या, हिंदोस कहा तथा इंडोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। पहले जो भारत का प्रयोग हुआ था पूरे देश के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उत्तर पश्चिम के जो लोग रहते थे उनके लिए सिर्फ उपयोग हुआ था भारत। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पूरे के लिए उसका उपयोग होने लगा, बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। अरबों ने इस धरती को, अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन बनता है कि अरब के लोग इस धरती को क्या कहते हैं, तो अल हिंद कह के पुकारते हैं। भारत को अरब के लोग अल हिंद कहते हैं। और तुर्क जो है वो हिंदुस्तान कहकर पुकारा। तो सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, तो तुर्क ने कहा, तुर्कों ने। और अल हिंद किसने कहा, तो अरब के लोगों ने अल हिंद कहा। ये आपका क्वेश्चन बनता है इसमें से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राचीन है उसमें झारखंड का भी उल्लेख है। तो झारखंड का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण ने झारखंड को मुंड प्रदेश कहा है। और वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। आप इसको नोट कर सकते हैं, किक्कट प्रदेश। और महाभारत में झारखंड को पुंडरिक प्रदेश कहा गया है। तो अलग अलग लोगों ने झारखंड को भी अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे भारत को पुकारा है, कोई हिंद कह के पुकारा है, तो कोई हिंदुस्तान कहा है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान तुर्क के लोगों ने कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी क्वेश्चन। काल निर्धारण, इतिहास की अगर बात करें तो अलग अलग काल में इतिहास को बांटा गया है। इतिहास जो है 3 कालों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो लिखने की कला जब नहीं हुआ था, लाखों वर्ष पूर्व हम लोग का शुरू हुआ, लेकिन जब लिखने का स्टार्टिंग नहीं हुआ था उससे पहले को काल को मानव लाखों वर्षों पहले इस धरती पर रह चुका है। जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, लिखित प्रूफ नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें लिखित कोई प्रूफ नहीं है उसी को प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। बाद में मानव ने लिखना सीखा, मानव की प्रगति की कहानी उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसमें लिखा गया है, लिखा हुआ है, उसी को इतिहास कहते हैं। जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं। जिसमें लिखित मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल।
जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पहले आपके पास पहले जो हुआ करता था, अभी तो आप प्रिंटर है या तो कॉपी कलम आदमी लिख सकता। उस समय क्या होता है, लिखने के लिए ये कॉपी कलम या प्रिंटिंग नहीं हुआ करता था। तो उस समय कैसे लिखते थे, तो ताड़ के पत्र में, जिसको पांडुलिपि कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश में कहते हैं, हाथ से लिखा जाता था। उसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। अब चलिए आगे जानते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन बनता है यहाँ कि पांडुलिपि किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हैं हाथ से लिखा हुआ, उसको हम लोग पांडुलिपि कहेंगे। अतीत की जानकारी, अतीत को जानने के लिए कई माध्यम है, पिछले जानने, जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातें को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है, किताबों के माध्यम से जानते हैं। आज के ज़माने में तो प्रिंटिंग मशीन है, लेकिन उस ज़माने में क्या था, प्रिंटिंग मशीन तो नहीं थे, तो हाथ से लिखा जाता था, जिसे क्या पांडुलिपि, जो हम पिछले बताएं भी, पांडुलिपि कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, हाथ से लिखा जाता था। तो पहले ताड़ पत्रों में लिखने का स्टार्ट किया। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़, एक जो हिमालय पर्वत के अगल बगल में भुर्ज नामक पेड़ था, उसके पत्तों में भी लिखना, उसके छाल से विशेष रूप से तैयार भोज्य पत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई। अब उतना साल का बात है तो कुछ पांडुलिपियाँ क्या नष्ट हुई, फिर भी कुछ पांडुलिपियाँ आज भी सुरक्षित है। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। देखिए पीछे बात को अगर जानना रहे तो इतिहास को जानना ज़रूरी है, ये सशक्त सबसे बड़ा माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। आपके पास ये क्वेश्चन है कि वेद क्या है, भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, आप इसको नोट कर लीजिए। उपनिषद, महाकाव्य, रामायण एवं भारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहासकार की जानकारी मिलती है। इन सब बातों से भी, पुराण से आपको मिलेगा, महाभारत से आपको इतिहास के जानकारियाँ मिलेगा। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है कि किस समय किस काल में किस तरह के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना, अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हड़ की राजतरंगिणी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकें से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। तो चलिए इसमें हम बताते चलें कि इतिहास के पिता जो थे वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता, आप इसको लिख लेंगे, इतिहास के पिता हेरोडोटस। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। और भी उसमें क्या होता है, मिट्टी के भी बहुत से साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। जो प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं, जैसे मटका मिला या तो और भी कुछ मिला, घड़ा मिला, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है, पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अवशेष में क्या क्या मिलते थे, तो स्मारक हो गया, सिक्के हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं मतलब फोटो, तथा अन्य प्रकार की और भी अन्य प्रकार की चीज़ें मिलते थे। तो वो क्या है, पुरातत्व है। उसका जो अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। जैसे आप जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान कहते हैं, उसी तरह पुरातत्व को बारे में जानकारी जो प्राप्त करता है उसको पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपके सामने जो प्राचीन नगर से प्राप्त है, ये प्राप्त जो हुआ है, ये मटका आप देख सकते हैं, और ये चांदी के सिक्के आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व ये चांदी के सिक्के चलवाए थे, और किन्होंने चलवाए थे, तो देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के जो है वह हिंद यवन शासकों ने जलाए थे। हिंद यवन के जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि हस्तलिपियां भी प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। पाली और प्राकृतिक भाषा, ये पाली क्या है, भाषा है, और प्राकृतिक भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है। आप पहले के जो किताबें देखेंगे उसमें क्या है, यही सब भाषा है, पाली भाषा या तो प्राकृतिक भाषा, लेकिन इन सब की भाषाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। कई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में भी है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में भी काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। जो तमिल भाषा है तमिलनाडु साइड में, तो उसका भी भाषा बहुत पुराना भाषा है। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आप एक क्वेश्चन और नोट कर सकते हैं कि सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अलग अलग तरह का अध्ययन किया जाता है, तो सिक्का का जो अध्ययन होता है उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है।
ये बात भी आप याद रखेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें से। और अब इतिहास के तिथि के बारे में जान सकते हैं। आप देखे होंगे कि कहीं लिखा हुआ कि एक ईसा पूर्व लिखा रहता है, एक ईसवी लिखा रहता है। दोनों में क्या है? देखिए, इतिहास में जो ईसा पूर्व है, जिसको इंग्लिश में बीसी कहते हैं, मतलब ईसा मसीह के पहले, उसको ईसा पूर्व कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बीसी कहते हैं, बिफोर द ब्रिटिश ऑफ जीसू क्रिस्ट। मतलब जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में उसको बीसी कहेंगे। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी कहेंगे, जिसको इंग्लिश में एडी कहते हैं, एन्नो डोमिनी। मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसू क्रिस्ट, मतलब जब जीसू का जन्म हुआ उसके बाद का समय, उसको क्या बोलेंगे? तो एडी कहेंगे। आपने बीसी समझ लिया, एडी समझ लिया। इसमें से दो ही बात आता है, या तो आपको ईसा पूर्व लिखा मिलेगा या तो ईसवी लिखा मिलेगा, तो दोनों को आप समझ गए। और जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब जो महात्मा बुद्ध थे वो ईसा मसीह के पहले जन्म हुए थे, तो ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार ये आपका ख़त्म होता है चैप्टर। और शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वो आपसे बोला गया था कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप एक क्वेश्चन नोट कर लें कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।